नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। वेलकम टू सुहल आईएएस। माय नेम इज़ राहुल। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जो बीपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड यूपीएससी से लास्ट 1 ईयर से एसोसिएटेड हूँ। इस वीडियो को बनाने के वेरियस रीजंस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है एंड सूरज सर, उन दोनों का एक्सपीरियंस है। उसी को यूज़ करते हुए किस तरह से रियल टाइम पेपर हमें अप्रोच करना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। बीपीएससी एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो नॉलेज आपने गैदर किया है फ्रॉम योर चाइल्डहुड, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में हो, करंट अफेयर्स में हो, ठीक है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा, उन सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज को जो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस इन एवरी क्वेश्चन विच बीपीएससी गिव, राइट, तो उसको यूज़ करते हुए कैसे आपको आंसर मतलब कि के क्लोजेस्ट, मतलब जितना क्लोज हो सके आपको पहुंचना है। तो वही मैं इस प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू आपको अभी कुछ मिनट्स में समझाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जो अदर पेपर्स हैं ना, उसको भी डिस्कस करूँगा। वैसे हमने प्लान किया है, मैं और सूरज सर ने, कि इस 13 दिसंबर को जो 70th बीपीएससी का पेपर हुआ उसका फर्स्ट 75 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा एंड जो बाकी 75 क्वेश्चंस है आउट ऑफ 150 वो सूरज सर डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। पैटर्न को लेके बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है। बीपीएससी हो सकता है पैटर्न चेंज कर दे, बहुत सारी चीज़ें ना, हर एग्ज़ाम से पहले इस तरह की अफवाह उड़ती है। तो इस पे मैं थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बीपीएससी है 150 क्वेश्चंस पूछती है। आउट ऑफ 150 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एप्टीट्यूड के एंड जो कह लो क्वांट वगैरह, क्वांट एंड रीजनिंग को इंक्लूड करके पूछती है। तो जो 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये यहाँ ना बीपीएससी में ना सेपरेटली सीसैट का पेपर नहीं होता है, जैसे कि अदर स्टेट पीसीएस में हम देखते हैं या यूपीएससी में देखते हैं, ऐसा नहीं होता। एक तो 10 क्वेश्चंस इधर हो गए एंड बाकी 140 क्वेश्चन जो आपको 2 घंटे में दोनों को करने हैं। अगर आप देखो यूपीएससी का पेपर तो 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करने का मतलब है कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आप जिस तरह से यूपीएससी में 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, सिमिलरली वही चीज़ें आप अप्लाई करोगे बीपीएससी में, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग दी एप्टीट्यूड पार्ट जो 10 क्वेश्चंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ एक क्वेश्चन आपको दिख भी जाते हैं ना जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन 2017-18 के पूछे गए थे इन 69 बीपीएससी। तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो 2013 से लेके 2019-20 तक का जो पैटर्न था ना, उसमें मोस्टली क्वेश्चन 1 वर्ड वाले आते थे, जो कि आजकल मतलब आजकल क्या बीपीएससी का वही पैटर्न रहा है ओवर द ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग आई विल लाइक टू ऐड कि अगर कुछ क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले जुड़ भी जाएंगे ना, तो बीपीएससी के पास उतना लेवरेज नहीं है, क्योंकि टाइम क्रंच है, तो वो उसको मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले डाल पाएगा, राइट। सो आपको उसका बहुत अच्छा एग्जांपल 70th बीपीएससी में दिखता है, ठीक है। सो जैसा पैटर्न है, करक्स यही है, समरी यही है कि जैसा पैटर्न चलता आया है वही चलेगा। 2-4 क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले जुड़ जाएं, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसी आपकी पहले प्रिपरेशन जैसे करते आ रहे थे बीपीएससी के लिए, लूसेंट, घटना चक्र या 1 लाइनर करंट अफेयर्स, उसी चीज़ को फॉलो करते रहिए, ज़्यादा चेंज आने वाला है नहीं। नाउ कम टू द मेन पार्ट जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले ये है कि देखो, एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करना, जो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं उसको वेरियस वेज होता है। पहले तो नॉलेज पार्ट होता है। अगर आपके पास एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर ज्ञान है तो आप
बिल्कुल सबसे पहली प्राथमिकता नॉलेज को ही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोई और चीज़ आती है। सेकेंडली, नॉलेज पार्ट के अलावा जस्ट सपोज कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आपने पढ़ा है बट नहीं पता है, बट देर आर 4 ऑप्शंस गिवन देयर, तो उन 4 ऑप्शंस को कैसे यूज़ करके या उसके बारे में थोड़ा बहुत जो आपका पुराना नॉलेज है, जो आपने ओवर द ईयर्स गेन किया है, उसको यूज़ करते हुए कैसे आप आंसर पे पहुंचोगे, मतलब जो क्लोजेस्ट आंसर होता है उस पे पहुंचोगे। एंड क्योंकि आपको एटलीस्ट 130-140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही होते हैं, मतलब 130 to 140 करने होते हैं, क्योंकि कट ऑफ अगर यू आर कैटेगरी की देखो तो 91 के आसपास रहती है, मतलब 90 से ऊपर रहती है। तो और अपने कैटेगरीज के हिसाब से देख लो, बट उतना लेवरेज नहीं है कि आप 110-115 क्वेश्चन करके आ जाओ एंड आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी मतलब सर्टेनिटी के साथ एग्ज़ाम क्लियर ही हो रहा है। सो यू नीड टू अटेम्प्ट 130 क्वेश्चंस, जो मैं बिलीव करता हूँ कि ठीक है। सो एक तो मैंने बोला नॉलेज आपके पास है, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट यू नो कि हर क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं 150 में, अगर 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का हटा दो तो 140 क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन में आपके पास नॉलेज, मतलब एग्जैक्ट नॉलेज हो या याद रहे जो फैक्ट्स आपने याद किए थे, उसकी कोई गारंटी है नहीं। तो उसी चीज़ को, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी से डिराइव लॉजिक को यूज़ करके हम अभी पेपर सॉल्व करेंगे। अब मैंने जो आपको बताया कि नॉलेज, राइट, एंड देन डिराइव लॉजिक, ठीक है। सो जस्ट एक अच्छा सा आपको एग्जांपल दूंगा। जस्ट मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ एक एग्जांपल। आपको याद होगा हिस्ट्री में एक क्वेश्चन है, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उस दिन एक बहुत बड़े मास लीडर की डेथ हो गई, ठीक है। ऑप्शंस मैं देता हूँ। पहला, ठीक है, वी हैव मोतीलाल नेहरू। सेकेंड वन इज टी.बी. सप्रू, आप लोग जानते होंगे टी.बी. सप्रू को। थर्ड इज मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज बी.जी. तिलक, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट, तो वो अगर आपको याद है तो इसीलिए बोला सबसे पहले नॉलेज पार्ट प्रायोरिटी है। अगर ये है तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, अगर ये है बट हर क्वेश्चन में आपको चीज़ें नहीं याद रहेंगी, ये भी एक इशू है। तो इसके लिए जो जस्ट सपोज मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं पता है, ठीक है, बट मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज़ करके जो उससे जो डिराइव लॉजिक होगा उससे कैसे मैं इन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस बाल गंगाधर तिलक पे पहुंचूंगा। नॉलेज क्या है? बी.जी. तिलक, ठीक है। नॉलेज पार्ट से मुझे पता है यही आंसर है, बट अगर इन केस नहीं है, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू। आपको पता होगा मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी पोस्ट साइमन कमीशन, ठीक है, 1928 के अराउंड। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? आई थिंक नवंबर 1920, राइट। तो अब उसी दिन मतलब फर्स्ट डे ही मौत हो गई। तो आप जस्ट सोचो कि मोतीलाल नेहरू तो नहीं होंगे क्योंकि 28 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी थी, 27-28 में। अब आते हैं सप्रू साहब। अब सप्रू साहब को आपको पता होगा कि ही वॉज द पर्सन जो कि हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था 1, 2, 3, 1930, 31 एंड 32, अलॉन्ग विद द अम्बेडकर ये प्रेजेंट थे। तो ये 32 तक तो हैं। एंड इवन मुझे याद है कि आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक वगैरह जिनका ट्रायल चला था ये लाल किले पर, तो उसमें भी ये आई थिंक एक वन ऑफ द लॉयर्स थे, ठीक है। तो सप्रू साहब भी नहीं होंगे। फिर भी है मदन मोहन मालवीय, याद है, BHU, ठीक है। अब BHU तो 1916 के आसपास है, इसको भी रहने देते हैं। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है या हिस्ट्री में याद है तो मदन मोहन मालवीय साहब जो प्रो चेंजर्स थे कांग्रेस में, याद है, कांग्रेस विद इन थोड़ी सी जो
सी आर दास ने जो पार्टी बनाई थी, तो उसकी वजह से प्रो चेंजर्स आए थे। तो वो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंटर करते, तो उसमें वन ऑफ द पर्सन जो था वो थे जो मदन मोहन मालवीय भी थे। तो वो 1925 या 26 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। तो वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। बचते कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब देखो, नॉलेज पार्ट से अगर पता है तिलक तो इतना सोचना ही नहीं है। अगर नहीं पता है तिलक तो क्या हम इस टाइमलाइन, हिस्ट्री के टाइमलाइन को यूज़ करके इस आंसर पे नहीं पहुंच सकते थे क्या? राइट? सो ये मैं एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अभी आपको ये क्वेश्चन सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है? सो सबसे पहले नॉलेज पार्ट, फिर डिराइव्ड लॉजिक, एग्जिस्टिंग नॉलेज से इसी पे हम खेलेंगे, इसी के थ्रू हम पेपर सॉल्व करेंगे। तीसरा होता है ट्रिक्स, जो कि कुछ पैटर्न्स पकड़ने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। बट ये मोस्टली आपको ज़्यादातर यूपीएससी में दिखेगा, बट यहाँ बीपीएससी में इसका रोल कम है। जैसे कि नन, ऑल, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो वो थोड़ा इसको भी हम देखेंगे। या दो ऑप्शन सिमिलर हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो उससे उसमें से एक आंसर होता है, ये देखेंगे और आप समझिएगा एक एक चीज़। बट एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है? और एक और चीज़ है कि बीपीएससी में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ी ही होती है, मतलब इतना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। वन लाइनर होता है, वन वर्ड वाला क्वेश्चन ज़्यादा होता है आंसर वाला। सो और इजी हो जाता है इस डिराइव्ड अपने लॉजिक को यूज़ करते हुए, मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए डिराइव्ड लॉजिक पे आप पहुंच पाओ, ठीक है? तो ये सेट जी है ऑफ 70th बीपीएससी का 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, ठीक है? आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, और ये मैं हमारे सूरज सर के जो चैनल है उस पर ये प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब कि इस पीडीएफ को दे दूंगा, या वो एक वहाँ है भी, ठीक है? आप लोगों को पता ही होगा, सुहल आईएएस, ठीक है? और संधान इनका मतलब कि बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए चलता है, ठीक है? इसको अभी हम रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो अहेड, आते हैं क्वेश्चन पे। सो लेट अस स्टार्ट कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। 4 चीज़ें हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिमिलर टू यूपीएससी का पैटर्न। ओके, सो जिस तरह से ऑप्शन सेट हुए ना, इसको देखते हैं। 3 ही सही है, 1 गलत है, राइट? अब देखो, सिंपल समझो। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन, रेडियो एक्टिविटी, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो द थिंग इज, सिंपल समझो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है कब दी गई होगी? आई थिंक 1850 के बीच में। सिंपल है, यहाँ भी मैं हिस्ट्री का टाइमलाइन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे जो लॉजिक समझ आ रहा है। एंड मैडम क्यूरी ने जो रेडियो एक्टिविटी है वो 1900 मतलब अर्ली 1900 में, इसी के लिए उनको आई थिंक नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, उस समय रेडियो एक्टिविटी तो थी ही नहीं, बस मतलब इसको लेकर जो आविष्कार हुआ है या खोज हुआ है वो तो अर्ली 1900 में हुआ। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकते हैं। एंड इफ़ वी एलिमिनेट दिस ऑप्शन, तो 3 जिसमें नहीं रहेगा वो ये है, ठीक है? सो ये थोड़ा सा इजी मुझे लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है? लेट अस गो टू सेकंड क्वेश्चन। मतलब हर क्वेश्चन को मतलब 75 तक मैं देखूंगा, बस एप्टीट्यूड छोड़कर, जो रीजनिंग या मैथ्स वाले क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस सिंपल है, मैं हर ऑप्शन को देखूंगा, ठीक है? किसको बोलते हैं टेक्नोपोलिस? जो स्मार्ट सिटी टाइप है, ठीक है? तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी इशू कि आपको नहीं आंसर पता है, तो लेट अस गो अहेड। लंदन, राइट? लंदन से स्टार्ट करते हैं। क्यों फेमस है लंदन? अगर थोड़ा बहुत आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नॉलेज है, तो बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। मॉस्को, ये कैपिटल है रशिया का। यहाँ पे बहुत सारे ऑयल जाइंट्स जो हैं उसके कैपिटल है, मतलब उसका हेडक्वार्टर है, जो रशिया में ही है। मतलब रशिया का सबसे बड़ा मतलब ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन करती है, तो इसके लिए फेमस है। नाउ कम टू पेरिस। आपको पता है पेरिस
फैशन, ये सारी इन सारी चीज़ों के लिए, राइट। या आप कह सकते हो कि मतलब ब्यूटी, इस तरह की चीज़ों के लिए फेमस है, एफिल टावर एंड ऑल। सो इन तीनों शहरों को अगर हम देखें एक एक करके, तो टेक्नोपोलिस तो हमें नहीं लगता, बचता है सिलिकॉन वैली। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, बट अगेन अगर नहीं ऑप्शन पता है तो मैं उस केस में, और इंडिया में भी कुछ शहर हैं खास करके बेंगलुरु वगैरह, उसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन इज, देखिए मैं ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज अगर नहीं है इन दैट केस, कैसे मैं आंसर पे पहुँचूँगा एक्चुअल पेपर जब हम दे रहे होते हैं 2 घंटे में। नेक्स्ट वन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज सेक्रेटेड इन द स्टोमक, ठीक है। कौन सी एसिड आपके मतलब कि पेट में मतलब होता है ना, वो सीक्रेट होती है, मतलब रिलीज होती है, ठीक है, ताकि डाइजेशन हो पाए। अब देखो, एक तो नॉलेज पार्ट है जिससे हमें आंसर पता है, ओके। इन केस हमें नहीं पता है तो कैसे हम जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको अच्छे से पता है कि बैटरी वगैरह में इसकी हम कैसे करेंगे, इसको कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, हमने जो पढ़ा है एग्जिस्टिंग नॉलेज में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड, आपको पता होगा कि फॉस्फोरिक एसिड जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है, टूथपेस्ट वगैरह में फॉस्फोरस का यूज टूथपेस्ट में होता है, ठीक है, तो वहाँ आप इसको यूज़ करोगे, तो ये भी यहाँ भी गया। ये नाइट्रिक एसिड है आपका, अच्छे से आपको पता है कि मतलब कि फर्टिलाइजर्स वगैरह में नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो यू नो उसकी वजह से जो है ये एसिड मतलब फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। और नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड रेन में ये कॉमन है। बचता है हाइड्रो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेसिक सा है, मतलब मैं कैसे ऑप्शंस को यूज़ कर रहा हूँ, इसके यूसेज के बारे में मैं जो नॉलेज है उसी को यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम रीचिंग टू द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देखना कैसे लॉजिक अच्छे से यूज होगा। फोर्थ क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम्स ऑफ हर्षा। देखो हर्षा का टाइमलाइन अगर थोड़ा भी याद होगा तो 1600, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1605 या 6 से लेके 1650 के अराउंड था हर्षा। और पूछ रहा है कि हर्षा जो रूल किया है वो असम इन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्ष, जो हर्षवर्धन राजा था, जो जिसकी उसकी कैपिटल कौन सी थी, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो कन्नौज थी, राइट। सो उसके टाइम में असम में कौन रूल कर रहा था। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट अस गो विद द ऑप्शंस। असद जहान, असवद जहां, ये एक मुस्लिम मतलब अरेबिक या पर्सियन नेम है, ठीक है। आपको जहाँ तक याद होगा, एक तो असम का लोकेशन क्या है, ईस्टर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यहाँ। और आपको जहाँ तक पता है कि जो पहला अरेबिक या इस्लामिक अटैक इंडिया पे हुआ था सिंध, वो कब हुआ था, 712 AD, ठीक है। तो 6 यहाँ पे मुस्लिम्स जो इन्वेडर्स आए थे वो इंटर करेंगे कब, वो 712 के बाद करेंगे। असम तक पहुँचने में उनको अभी टाइम लगेगा, तो तब तक तो अटैक ही नहीं हुआ था। तो फिर वो जो इन्वेडर्स आए थे उन्होंने इस्लाम जो है वो उसका प्रोपगेशन हुआ इंडिया में, मतलब लोगों ने इसको अपनाया, तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। जस्ट थिंक, लॉजिकली सोचिए, ठीक है। इतना बेसिक सबको पता होता है कि एवरेज एस्पिरेंट को पता होता है कि इंडिया में फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ कब हुआ, अरेबिक मुस्लिम जो भी कह लो। तो असवद जहाँ यहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब पहला किसने अटैक किया था, कासिम था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट, मोहम्मद कासिम नाम से था अटैक जो इन्वेडर है। सेकंड ऑप्शन है भास्कर बर्मन, मुझे नहीं पता भास्कर बर्मन कहाँ से हैं क्या है। फिर है किंग दहीर, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी नॉलेज है, मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस लॉजिक व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि जब मीर कासिम मतलब कि
कासिम ने जब अटैक किया था, मीर था मोहम्मद था, मतलब मुझे पहले वर्ड में कन्फ्यूज़न है, आई थिंक मीर कासिम ही था। तो जब उसने अटैक किया था सिंध पे, सिंध जब उसने कॉन्क्वेस्ट किया, जीता था, तो राजा दहीर कहा जाता है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध, तो यहाँ पे वो थे। तो अगेन देखो कि हर्षवर्धन 1650 में उनकी डेथ हो चुकी है इसके अराउंड, तो ये ऑप्शन भी किंग दहीर भी चले जाता है। आपने सुना होगा दहीर का एग्जाम्पल बहुत लिया जाता है, ठीक है। अब देखो मोर देन वन ऑफ द एबव, दो तो चला गया तो बच्चा एक ही, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना है, बचता है एक ही, भास्कर बर्मन। सोचिए मतलब कि अगर आपको किंग दहीर नहीं याद आ रहा, ठीक है, और ये ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है, आसाम में ये हो ही नहीं सकता। जस्ट मैं क्या गलत कह रहा हूँ आप लोग खुद बताओ। अस्वद जहाँ आसाम कैसे पहुँचेगा तब तक, अगर आपको टाइमलाइन याद है। सो द थिंग इज़ कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ऑप्शंस को पढ़ के हम एलिमिनेट करके यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है। नाउ सो भास्कर बर्मन जो हैं वो, यस ही वाज द रूलर, एंड इनका मैट्रिमोनियल अलाइंस हुआ था, सॉरी पॉलिटिकल अलाइंस हुआ था विथ हर्षवर्धन, और इन्होंने साथ में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी हर्षवर्धन के साथ किसी और पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज द अंडरसी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है, CNI प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक का रोल, एक तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, मतलब इतना डेट किसी को नहीं याद रहता है, सच कहूँ तो नहीं याद रहता, ठीक है, इतना मतलब बहुत क्लोज है। बट एक ट्रिक मैंने देखा है कि BPSC के PYQ पे अप्लाई होता है। कौन सा ट्रिक है? दो अगर चीज़ें सिमिलर हो, ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ मुझे कहनी है कि नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जो रेड फोर्ट पे फ्लैग लहराते हैं, मतलब झंडा तिरंगा, मतलब, और उनके बाद मतलब उनका वो दिन पूरा मीटिंग में व्यस्त रहता है। सिमिलरली 26 जनवरी 15 अगस्त, तो बस सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि उस दिन देर इज़ वेरी लो चांस कि वो इतना साउथ जाएं इंडिया के, चाहे चेन्नई हो या इधर हो, राइट। कुछ ज़्यादा दूर नहीं होता है दिल्ली से प्रोग्राम रख के ये इनॉग्रेशन के लिए यहाँ आना, राइट। सो इस वजह से मुझे लगता है कि लो प्रोबेबिलिटी है कि वो आएंगे और इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ओके। सो ये दोनों ऐसे ही हटते हैं। और मैंने जैसे बोला कि दो डेट्स अगर सिमिलर हैं, डेट देखो क्या है, 10 अगस्त। अब एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि आपको 130 से 140 क्वेश्चंस इस बीच में अटेम्प्ट करने हैं, राइट। और अगर आपने दो निकाल लिया तो जैसे कि BPSC में क्या है, 1/3 मतलब एक 3 गलत इज इक्वल टू 1 सही का मार्क्स जाएगा। सो अगर दो आपने एलिमिनेट कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.5 मतलब 50% आपकी हो जाती है, और गलत होने की प्रोबेबिलिटी अगर दो ऑप्शन आपने निकाल लिया तो कितनी है, 0.3। तो अभी नेट पॉजिटिव हो गया है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी। इवन आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0.33 गलत होने की और सही होने की भी 0.33 है, तो बराबर है, तो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर चारों ऑप्शन में कोई आइडिया नहीं लग रहा है तब आप यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो इन केस यू हैव डिसाइडेड टू गो विद दिस क्वेश्चन। तो आउट ऑफ दीज टू ऑप्शंस ना यू शुड चूज वन, क्योंकि दो जो है ना सिमिलर डेट्स हैं, यू कैन गो विथ वन ऑफ देम, एंड ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। सो लेट अस गो अहेड। आंसर इन्हीं दोनों में से एक है, आई थिंक ये 20 वाला है, ठीक है। लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the meter that is used to measure the distance moved by the vehicle known as, सिंपल देखो,
मैंने देखा है बीपीएससी जब क्वेश्चन बनता है आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस एब्सर्ड देता है, मतलब कि अनरियलिस्टिक, जो पॉसिबल नहीं है उसका आंसर हो। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 6 और आगे भी मैं दिखाऊंगा। अब देखो, मुझे नहीं पता कि डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, बट मुझे पता है एम मीटर जो है ना वो करंट मेजर करता है, तो ये तो गया। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड नापेगा, कुछ भी नहीं पता है ना, तो स्पीड वर्ड से ही मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ये दोनों एब्सर्ड एग्जाम ये है, मतलब कि ऑप्शन है, तो 2 तो ऐसे ही निकल गया। बचता है क्रोनोमीटर एंड ऑडोमीटर। अगर नहीं पता है ऑडोमीटर आंसर, ऑडोमीटर आपको पता है, बेसिक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा है, बट इन केस आपको नहीं पता है तो अब ये 2 ऑप्शंस जो है ना, क्रोनोमीटर एंड ऑडोमीटर को आप देखो, क्रोनो मुझे लगता है कुछ हीट से रिलेटेड है। आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है इसका मतलब, मुझे नहीं पता, सच कहूँ तो नहीं पता है मुझे, बट मुझे लगता है कि सम हाउ समवेयर ये कहीं से भी डिस्टेंस मेजरमेंट से इसका ताल्लुकात नहीं है। सो यू कैन स्किप दिस ऑप्शन। एंड मैंने कहा अगर 2 ऑप्शन आपने निकाल लिया तो यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो इसका आंसर ऑडोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक हुए हैं, 1 से कितने तक अभी तक हुए हैं, आई थिंक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, तो खास करके 100 से लेके 106 तक तो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। इससे मैं मल्टीपल आपको क्वेश्चन दिखाएंगे पीवाईक्यू में। ठीक है, सो लेट अस गो। मुझे नहीं पता है कि किस अमेंडमेंट में ये चाहे मतलब कि कौन से अमेंडमेंट में ना एंग्लो इंडियन को जो 2 सीट रिजर्व थे, पहले कितने 542 सीट्स हुआ करते थे, आई थिंक नहीं 545 सीट्स हुआ करते थे, जिसमें से 543 पे इलेक्शन होता था लोकसभा में, एंड 2 सीट्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व किया जाता था, जो कि प्रेसिडेंट चुनते थे, तो उसको हटा दिया गया। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, सिंपल सोचो 100, जहाँ तक आपको याद है, तो जो इंडिया बांग्लादेश ने बॉर्डर से ये मतलब कि जो लैंड एग्रीमेंट हुई थी इंडिया बांग्लादेश, मोदी जी आए थे 2014 में, आई थिंक तभी की ही बात है, तो 100 उसमें चला गया, तो 100 तो मुझे एब्सर्ड लग रहा है। ठीक है, 106 टोटल अमेंडमेंट्स हुए, तो 108 अमेंडमेंट्स कहाँ से आ जाएगा, अगर थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा आपको, तो ये तो गया, ये 2 गए, मैंने कहा ना अब एब्सर्ड होते हैं। बचा 102 एंड 104। अब 102 अगर किसी को याद है थोड़ा बहुत कि 100 में बांग्लादेश के साथ 101 जीएसटी है, 102 अगर आपको याद है अच्छे से, एनसीबीसी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। 103 जो है ना ईडब्ल्यूएस है, 104 जो है वो आई थिंक यही है रिजर्वेशन वाला। अब 5 जो है वो 5 जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट को SEBC, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का पार जो है ना पार्लियामेंट ने दे दिया। बचा 106, वो अभी 1/3 जो है ये जो असेंबली है एंड लोकसभा है उनमें सीट्स के लिए जो रिजर्वेशन दी गई है, तो उसी को 106 में हमने पढ़ा है, मतलब 108 तो है ही नहीं, तो 102 तो थोड़ा बहुत याद होगा ही, 104 में ही कंफ्यूजन है, मतलब कि इट कैन बी वन ऑफ द आंसर क्या, ओनली आंसर। सो देखिए, मतलब बस ऑप्शंस को अच्छे से हम देखें ना ध्यान से, तो बहुत इजी हमारे लिए चीज़ें हो रही है। एटलीस्ट 2 तो हम निकाल ही दे रहे हैं, 2 बचते हैं, उसमें थोड़े भी बहुत लॉजिक अब कर या कुछ थोड़ा भी याद है ना, तो इट्स ईजी टू रीच टू करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो दैट्स इट। एक 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाला है, आई डोंट थिंक, और एप्टीट्यूड में भी कुछ बच्चे ना परेशान होते हैं। एप्टीट्यूड में सिंपल है, कुछ पैटर्न्स या क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स है जिस पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। सीक्वेंस पे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सीरीज वाला सीक्वेंस। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखेंगे, बहुत मतलब आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें डुएबल है।
बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब चार में से तीन नेचुरल पोर्ट है और एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। मुझे आंसर नहीं पता, ठीक है, बट मैंने जब पढ़ा ज्योग्राफी, मेरी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें जो मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो वेस्टर्न कोस्ट है ना इंडिया का, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट से लगा हुआ है, राइट, ये वाला कोस्ट जो है ये, ठीक है। सो वेस्टर्न कोस्ट जो है ना, सबको पता है कि वो सबमर्ज्ड है, मतलब डूबा हुआ है और नेचुरल हार्बर बनाता है, ठीक है। और ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, इमर्ज्ड कोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट है कि शिप का डॉक करना आसानी से आके, सॉरी, मतलब कि वेस्टर्न में इजी है एंड जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें मुश्किल है। अब मुझे चार ऑप्शंस में ये वाला लॉजिक लगाना है, सिंपल, ठीक है। पहला देखो, मार्मू गोवा, आपको पता है गोवा है तो ऑब्वियसली गोवा वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, ठीक है। नेचुरल पोर्ट होने की चांसेस हाई हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या है आंसर, बट देन देर इज़ मुंबई, मुंबई भी वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट जो है इंडिया का है, आई थिंक बिगेस्ट होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज़ कोची, कोची भी आपको पता है कि केरला में है, ये भी वेस्टर्न कोस्ट पे आता है। बाकी एक बचता है चेन्नई एंड दैट इज़ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। सिंपल बेसिक आपने अपने नॉलेज का यूज़ किया है यहाँ पे। कोई मतलब आप अगर ऐसा सोचते हो कि बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, मुझे तो नहीं बिल्कुल लग रहा। बिल्कुल आपको ये बेसिक आपने पढ़ी होगी कभी ना कहीं, ठीक है। सो लेट अस गो 10th क्वेश्चन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस पर मैं कोई लॉजिक लगाऊं मुझे नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो वन शुड अटेम्प्ट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है एंड 10 2 साल के लिए होते हैं। अब आउट ऑफ 15 कितने ने ब्लॉक किया, अगर आपको याद है तभी आप इस चीज़ को अटेम्प्ट करो, वरना इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खूबसूरत क्वेश्चन है। बजट और सर्वे जो है बीपीएससी का फेवरेट थीम है, चाहे वो इंडिया वाला हो या बिहार वाला हो, उससे बहुत सारे डेटा निकालता है। ऑल्सो देर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थीम जो मैंने नोटिस किया है, वो है इको से रिलेटेड जो डेटा है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो या जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हो, बजट से रिलेटेड हो, आपको मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। एंड आप जो बेसिक रिसोर्स फॉलो करते हो, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कोचिंग, बट इकोनॉमिक सेक्शन वाले पार्ट में जो डेटा वाला पार्ट है वहाँ पे आपको नहीं दिखता है, बट बस आप बजट और सर्वे कर लेते हो, बट दैट इज़ नॉट सफिशियंट। इफ़ वी गो द ट्रेंड्स जो बीपीएससी बनाती है, जैसे 17th का ये 13 दिसंबर वाला पेपर है ना, आपको खुद समझ आएगा कि ये आपके दैट सोर्स से थोड़ा हमें डिफरेंट जाना पड़ेगा। हम खाली इकोनॉमिक सर्वे या बजट पे निर्भर नहीं कर सकते। सो लेट अस गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सॉरी, यूनियन बजट स्पीच ऑफ 2014 विच ऑयल सीड्स की बात कर रही है कि नॉट बीइंग कवर्ड अंडर द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस, मतलब कि खुद से उगाना है। कौन सा ऐसा है आउट ऑफ 4? सो सिंपल समझो, इस क्वेश्चन में मेरे दिमाग में ये है कि ऑयल सीड्स, जहाँ तक मुझे याद है कि 7 ऑयल्स एमएसपी वाला थिंग हमें आई थिंक यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे याद है कि 7 सीरियल्स, अनाज जो होते हैं, 7 ऑयल सीड्स और आई थिंक 5 पल्सेस और 4 जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप में एक है कॉटन, दूसरा जूट, तीसरा कॉपरा, वो जो कोकोनट होता है उसका ऊपर वाला कवर हटा लेते हैं, जो टफ पार्ट होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्टिप होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज आई थिंक शुगर केन है। तो कोपरा जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप में आ रहा है।
मेरा एमएसपी का नॉलेज यही कहता है। और अगर 7 ऑयल सीड्स में जाओ तो ग्राउंडनट आएगा, सोयाबीन आएगा और सीसम, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है। बचता बस कोकोनट है। मुझे कुछ नहीं पता बजट में क्या आया है, बट मेरा एमएसपी को लेकर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज और एमएसपी क्यों दी जाती है उसी को बस यूज़ करना है। उसमें कोकोनट आपको कमर्शियल क्रॉप का हिस्सा दिखेगा। तो आउट ऑफ दिस 4 यही है जो कि थोड़ा ऑड दिख रहा है। सो बस ऑप्शन का यूज़ किया। मुझे नहीं पता कि क्या कैसे है, सिंपल है, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का, और कैसे मैं इसमें लॉजिक यूज़ करूँगा अपना। मे बी ये डिफरेंट हो दूसरे बच्चों के लिए। बस शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ठीक है, नए प्राइम मिनिस्टर बने अप्रैल 2024 में, ठीक है, सिंपल। जब मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में इस क्वेश्चन को देखा कुछ दिनों पहले, तो मेरा क्या लॉजिक था, मुझे बिल्कुल आंसर नहीं पता। अगर आपको आंसर पता है तो यू शुड सर्टेनली चूज द नॉलेज पार्ट। इसको भूलना नहीं है, ये प्रायोरिटी है, नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। बट अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे एग्जिस्टिंग जो नॉलेज आपके हैं ऑप्शंस को लेके, ये 4, उसको यूज़ करते हुए बेस्ट आंसर पे पहुंचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। और ये एप्टीट्यूड में हर पेपर में मैं और सूरज सर इसको डिस्कस करेंगे एंड आपको सिखाएंगे कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। सो लेट अस गो। इन आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस आपको पता है कि ये 2 कंट्री अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब पैलेस्तीन को तो कंट्रीज़ भी बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं मानती है। लेट अस स्टार्ट विथ यमन। यमन आपको पता है कि ओमान के साउथ में है यमन, और यमन में हौती रेबल्स हैं और बहुत दिनों से अनस्टेबल है। तो यमन में न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज पूरा कंट्री मतलब कि अभी कुछ सालों से सिविल वॉर फेस कर रहा है, गृह युद्ध हो रहा है। तो इसका मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि इट शुड बी द आंसर, ठीक है। सेकेंडली फ़लस्तीन है, ठीक है। फ़लस्तीन में अगर आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 में हमास जो एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, आतंकवादी जो मतलब अपना डिपेंड करता है, इसने इजराइल पे अटैक किया था, और वो थोड़ा कायराना अटैक था, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो ये जो अटैक हुआ था उसके बाद से इजराइल लगातार फ़लस्तीन पे अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है। तो अभी इस पीरियड के दौरान मतलब बहुत मतलब रैपिडली अटैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं दे रहा है। तो उस पीरियड में नया प्राइम मिनिस्टर चुनना या कोई अपॉइंट करेगा उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब पहले लोग जान बचाएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने की सोचेगा, जस्ट इमेजिन एट दैट पीरियड। और बहुत ही छोटा एरिया है एंड उसको चारों तरफ से घेर के इजराइल अटैक करता है। नाउ कम टू द 2 ऑप्शंस वी आर लेफ्ट विथ। लेबनान बहुत सुंदर सा मतलब मिडिल ईस्ट का ऐसा कंट्री जहाँ पे पावर शेयरिंग एंड काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट एक कम्युनिटी बनेगी, प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिटी, और लोग जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो एक कम्युनिटी, मतलब तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में बटा हुआ है, क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम्स एंड शिया मुस्लिम। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड देन देर इज़ कुवैत, ठीक है। कुवैत बहुत ही रिच कंट्री है ऑयल की वजह से, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे मोनार्की है, और कुछ मोनार्की जो मिडिल ईस्ट है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं रॉयल फैमिली से ही, मतलब ज़बरदस्ती एक पोस्ट बनाया गया है रॉयल फैमिली से। तो लेट अस सी इस भाई साहब का जो नाम है, एक तो इतना बड़ा नाम है, दूसरा नाम में फर्स्ट वर्ड जो है ना, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? शेख है। लेबनान मुझे नहीं लगता इतना रिच कंट्री है एज कम्पेयर टू कुवैत, मतलब पर कैपिटा इनकम देखे या ऑयल या नेचुरल गैस इसकी प्रेजेंस है। तो लेबनान वन ऑफ द ऑप्शंस है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बट लेट अस सी कि कुवैत जो है वहाँ पे मोनार्की है, प्रॉपर मोनार्की है, एंड वहाँ पे जो ये प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, मतलब एक फैमिली मेम्बर ही चुना जाता है। तो देखो ये ऑयल से रिलेटेड शेख होते हैं ना,
तो थोड़ा सा लॉजिकली हम सोचेंगे ना तो इट नॉट माइट वर्क एवरी टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही सही होना ना, क्योंकि 150 में 150 तो लाने नहीं है। कट ऑफ हाईएस्ट के 91 जाता है, 91 जाता है, तो इसी तरीके से लॉजिकली हम डिराइव कर सकते हैं और अपने आंसर को बेस्ट ऑप्शन जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अपनी नॉलेज है उसको यूज़ करके आंसर, एंड यस इट इज़ द आंसर, कुवैत ही है। मतलब मैंने ऐसे ही सोचा था और जब मैंने देखा आंसर तो मुझे खुद मतलब हंसी आई कि इस तरह का लॉजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे 2 ऑप्शन को जैसे तरह से एलिमिनेट किया उसमें तो बिल्कुल मतलब अच्छा ठीक ठाक लॉजिक है, लेबनान के लिए भी प्रॉपर था। बट लेट अस सी आप लोगों को कैसा लग रहा है। लेट अस गो 13th क्वेश्चन नंबर। सचिव, देखो सिंपल है। अब अगर आप 9th BPSC दिए होंगे तो ये आया होगा। PYQ थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, 70th में भी पूछ दिया और इससे पहले भी पूछा था। तो ये तो आपको PYQ थीम से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। अगर आपको याद है तो ईजिली आपको कर लोगे। इन केस नहीं याद है तो देखो एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, ये ईजी कर दिया BPSC ने कि देखो हर ऑप्शन को डिफरेंटली बनाया है। तो क्या होता है ना कि जैसे मैच द फॉलोइंग में 2 ऑप्शन सिमिलर होते हैं, 2 जिस तरह से होता है जैसे A2 यहाँ भी दे देता है, बट देखो तीनों डिफरेंट है। तो एक अगर पता होगा ना इस चीज़ से आंसर आ जाएगा। आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, उसमें पेशवा था। तो पेशवा पोस्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर। बस इसको यूज़ कर लो, आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये क्या है, सचिव, सामंत, आमंत, वैसे पता होनी चाहिए। इनकेस नहीं है तो बेसिक है, पेशवा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, छत्रपति उससे ऊपर होता था, वही राजाधिराज है। लेट अस गो अहेड। सो द 14th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो अगेन इको का वो डेटा, इको का वो करंट CA, उस पर क्वेश्चन BPSC ने बनाया है। सो लेट अस स्टार्ट सी कि जो IIP इंडेक्स होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ करती है, उसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ किस आउट ऑफ 4 सेक्टर्स में देखा होगा। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक का भी रोल है। ठीक है, सो लेट अस सी कि अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, तो देखिए किसका सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। ओके, कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 वर्ड मतलब 2 कीवर्ड एक तरह से देख सकते हो उसको। फिर कंज्यूमर गुड्स अगेन एंड कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स। अगेन देखो 3 जगह कंज्यूमर गुड्स आ गया। ओके, ठीक है। कैपिटल गुड्स 2 जगह आया, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 जगह आया। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग 1 जगह आया। मैन्युफैक्चरिंग को हम जाने देते हैं। लेट अस थिंक अबाउट, ये कब का है? 2022-23 का। तो या तो जिसमें कंज्यूमर है वही आंसर है या कैपिटल वाला है। बट एक चीज़ आप जस्ट सोचो कि पोस्ट कोविड या जब से मोदी साहब आए हैं तो कैपिटल जो बजटिंग है वो उसका वैल्यू बढ़ता गया है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, कैपिटल बजटिंग जो है ना उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। आई थिंक 10 लाख करोड़ या इस बार 33% जितना एक्सपेंडिचर है उसका, मतलब लेटेस्ट बजट में। तो लेटेस्ट बजट के हिसाब से नहीं जाना है, बट पोस्ट कोविड और ज़्यादा इस पर जोर पड़ा था 2021-22 एंड ये 23 का है, मतलब फिजिकल ईयर 2023। सो मेरा ये कहना है कि एक तो कैपिटल बजटिंग, इंफ्रा वगैरह पे ज़्यादा रोल होगा, मतलब लॉजिकली मेरा मन वहीं जाएगा। ठीक है, सो द बेस्ट आंसर वी कैन गो। और कंज्यूमर गुड्स समझते हो ना, जो हम यूज़ करते हैं। कैपिटल कौन सा है जिससे ना और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो मोदी जी की जो सरकार है ना उसके इकोनॉमिक पॉलिसी में कैपिटल का रोल ज़्यादा है। तो मैं लॉजिकली यही सोचूंगा कि उधर एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ा रही है तो ग्रोथ के भी चांसेस हाई है ना, जिन गुड्स पे बढ़ा रही है, जिस पे ज़्यादा पहले नहीं हुआ करती थी। तो कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें ग्रोथ हुई है। सो लेट अस गो नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे और इसको आप यूज़ कर पाओगे अपने आंसर के लिए। ऐसे ही एप्टीट्यूड डेवलप करोगे अपने लिए। नेक्स्ट इज़ हीट ट्रांसफ़र डज नॉट रिक्वायर मीडियम। देखो 4 ऑप्शन है, बहुत ईजी है इसमें जाने का। मुझे आंसर पता है, आपको भी आंसर पता है, इनकेस नहीं पता है तो कैसे ऑप्शंस को यूज़ करके आंसर पे जाएंगे, ठीक है। कंडक्शन है, 3 मोड्स होते हैं ना इस तरह से। रिफ्लेक्शन को छोड़ दो तो ये 3 मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का। रेडिएशन क्या है, ये कंडक्शन क्या है, जब 2 चीज़ें टच में है ना तो एक मॉलिक्यूल या पार्टिकल इससे हीट एक दूसरे में जाएगी टच जब कर रहा है। कन्वेक्शन में क्या है, जब फ्लूइड मूव करती है, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेस हो, जब वो मूव करती है तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो यहाँ भी मीडियम चाहिए, यहाँ भी मीडियम चाहिए। रेडिएशन क्या होता है कि हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जैसे लाइट है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये मतलब कि सन से जो अर्थ पे आती है लाइट, कोई मीडियम नहीं है ना, वैक्यूम है। सो और रिफ्लेक्शन में आपको पता है बेसिकली कि ऐसे लाइट आया तो कहीं पे कंसंट्रेट करना है, हीट पहुंचाना है, तो ये आ गया ना मीडियम एक तरह से। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, ज़्यादा लॉजिक की बात इसमें होनी नहीं चाहिए। इन केस नहीं आता है तो बेसिक आप सोचो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन या रिफ्लेक्शन में एक तरह से मीडियम का रोल है, रेडिएशन में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसफॉर्म मतलब उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र की जा रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फॉर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। कौन सा रॉक फॉर्म करता है? चलो 3 तरह के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। देखो क्रिस्टल कोई रॉक वॉक है नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एब्सर्ड लग रहा है मुझे, इसको हटाओ, टाइप्स ऑफ रॉक्स में आएगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। आपको पता है सेडिमेंटेशन से, सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब एक जगह सेडिमेंटेशन होगा उससे बनेगा। मेटामॉर्फिक क्या है कि चाहे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, दोनों जब हाई हीट और प्रेशर में ये जब मतलब रहते हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कहीं से भी लावा के कूल होने से, सॉलिडिफाई होने से नहीं बनते, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, वो इग्नियस रॉक ही है। तो कैसे हम सारे ऑप्शंस पर एक तरह से गहन विचार करके इस आंसर पे पहुँचे हैं और एलिमिनेट कर दिया है सारे ऑप्शंस को, यही सिखा रहा हूँ ना, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन है और 18th लोकसभा में हु वाज अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इन द मोदी गवर्नमेंट। देखो कुछ क्वेश्चन बीपीएससी ऐसा पूछेगी कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बिहार के कोई इंसान है, उनको वो चाहे अवार्ड मिला है या रोल मिला है या मतलब मिनिस्ट्री मिली है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अब इसमें देखो कि गिरिराज सिंह बेगूसराय के और ललन सिंह, क्योंकि लोकेशन दे रखा है, अलवर ये राजस्थान में है, उपेंद्र यादव एंड गजेंद्र सिंह शेखावत ये जोधपुर, ये भी राजस्थान में, तो इनके चांसेस कम रहेंगे। बिहार रिलेटेड क्वेश्चन मुझे ये दिख रहा है। तो आउट ऑफ 2 अगर आपको नहीं पता है गिरिराज सिंह आंसर है तो यू कैन गो विद दिस 2 ऑप्शन। आउट ऑफ मतलब एक आपको चुनना है, ठीक है, लॉजिक यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहैबिट्स चाइना। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मंगोलिया यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया है, जापान, और ऑप्शन में मंगोलाइड दे दिया है। कोई भी इतनी इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इन केस मैं इसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूँ, मंगोलिया नहीं दिया है, नॉर्थ कोरिया दे दिया या कोरिया दे दिया, ठीक है। सो लेट अस सी प्रॉक्सिमिटी, कितना पास है ना, उससे भी चीज़ें पता चलती है। अब जस्ट सोचो, ऑस्ट्रेलिया जो है ना चाइना, जापान, मंगोलिया से थोड़ा दूर है, निग्रो तो हो ही नहीं सकते, बहुत कम चांसेस है। अफ्रीका के लोग मतलब कि
वो निग्रो में काउंट होते हैं। नॉर्डिक आपको पता है, फिनलैंड वगैरह, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो ऊपर है, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये तीनों दूर दूर है, बचता है मंगोलिया। अगर मंगोलिया ऑप्शन में नहीं होता तो मंगोलिया चाइना के जस्ट बगल में, मतलब बॉर्डर शेयर करता है रशिया और चाइना के बीच में, तो वैसे भी ये आंसर निकल जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाचा नामा। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे लूसेंट की इम्पोर्टेंस है। अगर आप पेज नंबर 5 जाओ हिस्ट्री का, राइट हैंड साइड में ऊपर से लूसेंट में इस बुक के बारे में दे रखा है, और एक थीम भी है बीपीएससी का कि एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, इन तीनों से ना एक एक या दो दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं हिस्ट्री में, कि कोई बुक है ना इन तीनों में, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। सो लेट अस डू डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखो सिंपल है, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी, सम्स सिराज, ये वाला ऑप्शन देखो, ठीक है। सम्स सिराज जो है ना, आई थिंक इसको लिखा गया है, मेरे हिसाब से जो मुझे थोड़ा बहुत इसका याद है, मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मैंने पढ़ा था, तो तारीख है फिरोज शाही है, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 3 ऑप्शंस, मोर देन एबव, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आउट ऑफ 3 ऑप्शंस, ये सम से सिराज मुझे पता है कि इसने डिफरेंट बुक लिख रखी है, और चाचा नामा ऐसा बुक है कि जो फेमस है, और इसका पर्सियन जो है ट्रांसलेशन की बात हो रही है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और ये ऑप्शन होने के चांसेस कम है, तो एंड सम से सिराज मुझे लग रहा है ये नहीं होगा, तो बचता 2 ही है। आउट ऑफ 2 यू शुड गो विद द 1 ऑप्शन। मैंने बताया ना 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की है, तो आप इसको देख सकते हो। मुझे आंसर सही में नहीं पता, आई थिंक आंसर सी है इसका, कूफी, ठीक है। और इसके PYQ थीम का ये पार्ट है, तो यू शुड गो विद इट, मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हाई चांसेस हैं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, मुझे याद नहीं है, तो मैं ये आप लोगों को एग्जैक्टली अभी नहीं फिगर आउट करके बता रहा हूँ। आई थिंक सी ही आंसर है इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस? मतलब गैस से लिक्विड बनाना, मतलब गैस, जब हम हाई टेम्परेचर लिक्विड को करते हैं तो गैस बनता है, तो हमें क्या है, टेम्परेचर घटाएंगे तभी तो लिक्विड बनेगा, पहली बात। एंड गैस में क्या होता है ना, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो हाई प्रेशर डालेंगे, पहले तो टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर वाले ये 2 ऑप्शन है, ये 2 गए, ठीक है। अब गैस में दूर दूर है, पास पास लाएंगे तभी तो लिक्विड में यही होता है ना कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हाई होता है, तो बस सिंपल है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बेसिक है। यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब नॉलेज है, याद नहीं है, बस पढ़ा जो होगा ना 8th 9th 10th में, थोड़ा सा उसी का लॉजिक का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 21, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नए बने उनका असेंबली कौन सा है? बहुत डिफिकल्ट है, इधर यू नो द आंसर और यू शुड स्किप, क्योंकि ये 4 ऑप्शन बहुत, कभी नाम ही नहीं सुने, क्यों झाड़ छोड़ के मैंने नाम ही नहीं सुना है इनका, तो मैं कैसे इस पर कोई लॉजिक लगाऊं? या तो छोड़ दो, या आंसर पढ़ रखा है 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस में, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट्स, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था? सिंपल है, देखो, आउट ऑफ दिस 4 बुक्स मुझे इंडियन नेशन एंड द ब्रोकन विंग पता है, आपको भी पता होनी चाहिए, इसको सरोजनी नायडू ने लिखा है, और ये एक सिंपल सा लॉजिक और भी है, पीजेंट्स के, किसानों के लिए लिखा जा रहा है, तो ये इंग्लिश में तो होगा ही नहीं, मतलब ये समझ आना चाहिए ना, बेसिक ऐसी बुक है जो हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में होगा, तभी तो पढ़ेंगे तो स्वामी से कनेक्ट कर पाएंगे और वो आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ना ये बुक्स लिखी जाती है। तो ये इंग्लिश वाले तो वैसे भी नहीं होंगे, और इंडियन नेशन लिख रखा है SN आई थिंक बैनर्जी ने, SN बैनर्जी ने लिखा है, ठीक है। जो भी है इसको हम रहने देते हैं, मतलब
इंग्लिश नाम की वजह से हम इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन दो ऑप्शंस को हटा सकते हैं। बचता है लोक संग्रह एंड निर्बल सेवक। मुझे पता है सहजानंद सरस्वती ने आई थिंक हुनकार लिख रखी है, एक बुक है, और इस पे PYQ में पूछा गया, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया। अब आउट ऑफ दिस टू मुझे नहीं पता कि निर्बल सेवक है या लोक संग्रह है, बट एक बार सोचिएगा, निर्बल सेवक जो है ना थोड़ा सा काइंड ऑफ लेबर, क्योंकि सोशलिस्ट मूवमेंट भी तब चल रहे थे एंड पीजेंट मूवमेंट भी चल रहे थे, साइमल्टेनियसली दोनों चल रहे थे। तो मुझे पता नहीं ये सेवक जो है ना ज़्यादा साउंड करता है सोशलिस्ट या वर्कर्स के लिए, तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ, निर्बल इसको छोड़ सकता हूँ एंड लोक संग्रह के साथ जा सकता हूँ। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। आउट ऑफ टू आपको डिसाइड करना है अपने हिसाब से, तो यू कैन, मेरे हिसाब से लोक संग्रह के साथ जाऊँगा। निर्बल सेवक जो है ना सोशलिस्ट मूवमेंट भी चल रहे थे, जो समाज इक्वालिटी की बात करते हैं या वर्कर्स को इक्वली, मार्क्स से मतलब कार्ल मार्क्स से इंस्पायर होके, ठीक है। लेट अस गो अहेड। देखो ये क्लॉक वाला मैंने बोला एक क्वेश्चन आएगा, एक कैलेंडर वाला भी आएगा ये आगे आई थिंक। सो लेट अस गो। ये ओड वाला क्वेश्चन भी पूछता है, इंपॉर्टेंट PYQ थीम है, इसको तो प्रिपेयर कर ही लेना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो मैं बहुत अच्छे से ऑप्शंस को यूज़ करूँगा, नहीं पता है मुझे आंसर क्या है अभी। बॉक्साइट आपको बहुत सबसे बेसिक, एक और जिसका सबको पता होता है वो एल्युमिनियम बॉक्साइट होता है, इतना तो पता है। सीना बार मेरे हिसाब से ये भी ऐसा ओर है ना जो कि लोगों को पता होता है कि ये आयरन का तो नहीं है, थोड़ा ये डिफरेंट लगता है, और ये मरकरी का है। ये दो ऑप्शन ऐसे ही गए, बचते हैं ये दो, लिमोनाइट एंड पायराइट। जहाँ तक मुझे पता है लिमोनाइट जो है इट इज़ वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन, एंड पायराइट से आई थिंक पायर देखो ना जलाने वाली चीज़ें, तो इससे वैसे भी वो आयरन की तरह आ नहीं रहा है, मतलब कि लॉजिकली सोचो तो ये लग नहीं रहा है कि आयरन से रिलेटेड होगा। तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड का वो करते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। और आउट ऑफ दिस टू लेफ्ट ऑप्शंस यू कैन गो विद द लिमोनाइट। और भी और है, सिडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नाटाइट। पढ़ रखा है तो कोई बात ही नहीं, नहीं पढ़ा है उस केस में ये कह रहा हूँ, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फेराजी मूवमेंट, देखो सिंपल है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सैयद अहमद, ये ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग है। रीज़न मीन कि सैयद अहमद एक खान थे और एक सैयद अहमद बरेवली थे, दोनों उत्तर प्रदेश से थे। और फेराजी मूवमेंट का अगर थोड़ा भी बेसिक पता होगा कि एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो ये तो वैसे भी गए, बचते हैं ये दोनों एंड मोर देन एबव, जो इसकी चांसेस कम लगते हैं मुझे, ठीक है। फाउंडर हाई चांसेस हैं, एक ही है। अब आपको इन दोनों में अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हाजी का बेटा था दूदू मियाँ, ठीक है। तो फाउंडर ये था एंड लीड किया था इसने, थोड़ा भी पता होगा, थोड़ा भी याद आ रहा, दूदू मियाँ। तो फाउंडर में आप ए के साथ जाओगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। वेयर वाज द टॉप लीडर ऑफ हमास, देखो यहाँ भी मैं दिखाऊंगा कैसे मैं लॉजिक का यूज़ करके मैंने अपने लेवल पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और मैंने फिर देखा कि ये लॉजिक कितना वर्क करता है मेरे आंसर को, मतलब जो मैं देख रहा हूँ और ऑफिशियल आंसर की है उससे रिलेट करके। एक मिनट मुझे दे दो। सो द नेक्स्ट वन इज हमास। इस्माइल हनिया जो भी लीडर हैं उनका नाम है, और ये हमास के मतलब कि फ़लस्तीन के हैं। और हमास पे मैंने बोला 7 अक्टूबर 2023 से लगातार अटैक हो रहा है। देखो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस जस्ट थिंक,
लेबनान में ईरान लेड हिजबुल्ला लीड करती है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब कि फ़लस्तीन के लिए, सॉरी, फ्रीडम के लिए ही इसको बनाया गया है। बट ये हमास लीडरशिप इसके पास जाएंगे, ये इसके चांसेस कम है, क्योंकि एक सुन्नी लेड है ये ग्रुप और ये सिया लेड ग्रुप है। तो दिस ऑप्शन विल बी द आंसर, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, तो लेबनान काटते हैं। जॉर्डन के साथ इज़राइल का फ्रेंडली रिलेशन है, मतलब कि इन्होंने ऑफिशियली साइन किया था 7 डे वॉर जो हुआ था ना उसके बाद। तो जॉर्डन उतना पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें, आपको अगर थोड़ा भी बेसिक पता होगा तो। लेबनान जॉर्डन गया। अब सबसे ज़्यादा आपके ध्यान में आएगा हमास है, फ़लस्तीन का है, तो ये यहीं पे उसको मारा होगा। बट एक चीज़ आप जस्ट सोचिए, और ईरान जो है फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, ठीक है, फ़लस्तीन काउज को या 2 स्टेट जो भी है उसको सपोर्ट करता है। एंड क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से लगातार अटैक्स हो रहे हैं ऑन फ़लस्तीन, तो उसका लीडर वहाँ होगा इन 31 जुलाई 2024। उसके चांसेस बहुत कम है। एक बार सोचिए, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल है वो सबको मारे जा रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर होंगे वो क्या, वो हमास में छुपे बैठे होंगे, वो भाग गए होंगे ना। और उसको बैक कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं, वैसे दिख रहा है बहुत इजी, बट दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन। बट अगेन यूजिंग मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज, करंट का नॉलेज, न्यूज़पेपर पढ़ने का नॉलेज, उससे मुझे ये लगता है कि हम यहाँ जा सकते हैं ईरान पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ क्रिसल रेटिंग के हिसाब से इंडिया का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो 2030 तक कितना होगा। तो मेरे हिसाब से अगर इसका आंसर पता है तो यू शुड अटेम्प्ट दिस, और नहीं तो यू शुड स्किप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अजीब विचित्र है और बहुत डेटा है। मैंने बोला इकोनॉमिक्स वाला डेटा, ये नहीं है बजट सर्वे, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि कैसे BPSC जो है ना यहाँ क्वेश्चन सेट कर रहा है। सो नेक्स्ट वन इज़ अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इन इंडिया इन द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। सिंपल है, जिस तरह से ऑप्शन सेट किया गया है ना, देखो चारों का एक भी पता है ना, तो चारों में से वो हो जाएगा, मतलब 2 भी पता है, सिंपल है। देखो हमें पता है K2 कहाँ है, गिलगिट बल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। एंड गारो हिल्स कहाँ है, और ईस्ट टू वेस्ट कह रहा है, मतलब कि इधर से इधर आना है। गारो हिल्स हमें पता है, गारो खासी जयंतिया हिल्स, थोड़ा सा बेसिक किसी को भी, मतलब बेसिक एवरेज एस्पिरेंट को पता होता है, मेघालय में। और नंदा देवी यहाँ POK, ये सारे हिल्स जो है ना वो हिमालयन हिल्स हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हम जा रहे हैं, ठीक है। वैसे गारो खासी को हम काउंट कर सकते हैं क्या हिमालयन हिल्स में? प्लेट्यू भी है ना, मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस गो हेड, इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पे आपका खासी है और यहाँ पे K2 है, और जो होगा लाइक करेगा हिमालयन, वो बीच में ही करेगा ना, चाहे नंदा देवी उत्तराखंड में हो, आई थिंक कामित भी उत्तराखंड में। तो हमें उतना क्यों डेप्थ में जाना, हमें पता है कि K2 वेस्टर्न साइड में होगा, तो 4 ईस्ट टू वेस्ट जाना है तो 4 लास्ट में होना चाहिए। सो दिस इज द ऑप्शन, सिंपल है। और एक खास गारो है। नेक्स्ट वन इज PYQ, जो BPSC स्पेशल होता है ना, बिहार स्पेशल, सॉरी, तो वो उसमें आपको दिखेगा एक इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और जमुई और भागलपुर ये बार बार पूछता है। जमुई में गोल्ड है, भागलपुर में सिल्क है, कुछ नहीं करना, इतना बेसिक सबको पता होता है। सो इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन इज 30th क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। अगेन क्वेश्चन है IR से रिलेटेड है, NATO। देखो NATO पता है कि आई थिंक 32 मेंबर्स हैं। एंड पोस्ट यूक्रेन पे अटैक जो किया रसिया ने, जो पहले के कुछ कंट्रीज़ थे ना जो पहले न्यूट्रल प्ले कर रहे थे या बचने की कोशिश कर रहे थे, देखो 200 ईयर्स से, मतलब जब से स्वीडन बना है, तो वो NATO का पार्ट नहीं बने थे, न्यूट्रल प्ले कर रहे थे। बट क्या होता है कि
आउट ऑफ 4 ऑप्शंस देखेंगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आइसलैंड जो है ना, अगर नाटो का नॉलेज होगा, आइसलैंड जो है ना सबसे पहले कंट्रीज़ में से आता है कि विच बिकेम द पार्ट ऑफ नाटो। ठीक है, सेम गोज विद द नॉर्थ मैसेडोनिया, अभी रिसेंटली 8 या 10 साल पहले ये मेंबर बनी थी। अभी न्यूज़ में स्वीडन और फिनलैंड है, क्यों? रीज़न बिंग कि ये इधर से नदर्न बॉर्डर जो है ना शेयर करती इधर से रशिया के साथ, और ये लोग बच रहे थे टू बिकम द मेंबर ऑफ नाटो। बट क्या होता है ना कि अभी यूक्रेन रशिया हो रहा है ना लगातार 3 साल, तब तीसरे साल में हम जा चुके हैं। तो जो स्वीडन मतलब फिनलैंड है वो 2023 में बनता है। आपको यही 2 ऑप्शंस दिखेंगे, आप कितना भी करोगे ना, इतना बेसिक नॉलेज होगा कि स्वीडन और फिनलैंड में से ही जाओगे। बट फिनलैंड को पहले दे दिया गया, स्वीडन को लेट से दिया गया 24 में। रीज़न बिंग की टर्की जो है वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ नाटो, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा था स्वीडन को। अब क्या होता है ना, नाटो का मेंबर कंसेंसस से बनता है, मतलब कि हर एक मेंबर जो ऑलरेडी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे न्यू मेंबर को, तभी हो पाएगा। तो स्वीडन होगा लेटेस्ट। अगर थोड़ा बहुत आपने उसको करंट में पढ़ा होता तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इनकेस नहीं होता तो 2 ऑप्शंस में आप जाते हैं, फिनलैंड और स्वीडन में। अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड थे, जानकारी था, तो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट कर सकते थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, रीज़न बिंग की इसका ऑप्शन की वजह से, एंड आंसर की में भी ये डिस्प्यूटेड है, मेरे हिसाब से बहुत डिस्प्यूटेड है। कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है, क्या होता है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इज़ यूज फॉर द स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस। देखो सिंपल है, ऑक्सीजन का इससे कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो ये एब्सर्ड ऑप्शन है, ये तो होगा ही नहीं। अब हम NPK पे खेलते हैं। देखो पोटेशियम जो है ना उसका भी कोई खास रोल नहीं है। रीज़न बिंग के हमें पता है कि इसका होता है स्टोमाटा ओपनिंग में पोटेशियम रोल अपनाता है, रोल इसका रोल है। बचता है ही नाइट्रोजन फास्फोर, मोस्टली बच्चे इसमें नाइट्रोजन मारेंगे। रीज़न बिंग की मतलब कि ग्रोथ से रिलेटेड हम सोचते हैं नाइट्रोजन ही है, बट यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट है। BPSC के हाथ में है डिसाइड करना, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। जैसे मैंने पढ़ा है कि नाइट्रोजन का काम है कि क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जो ग्रीनरी है, एंड फॉस्फोरस जो है ना फूड वगैरह ले जाने आने में मदद करता है। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी के साथ भी जा सकते हो, बट अगेन आंसर जो है ना वो BPSC ही डिसाइड करेगी। सो आई थिंक फॉस्फोरस आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलिक काफूर, पता है 1000 दिनारी वॉज बॉट बाय होम। देखो ये हमें पता है, हमने खिलजी वाली मूवी देखी होगी, या हमें पता था अलाउद्दीन खिलजी से ये रिलेटेड है, उसका स्लेव था। ठीक है, अब देखो गयासुद्दीन, अब आउट ऑफ 4 ऑप्शन देखो, मोर देन वन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं, ये ऑप्शन का बहुत रेयर ही होगा। और जब होगा भी ना तो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन के ये मल्टीपल आंसर्स में मोर देन वन ऑफ द एबव आता है, जो बहुत सिंपल होता है, बेसिक, जहाँ पे आपको फैक्चुअल नहीं बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में ये पूछता है, जो आप देखोगे आगे के ऑप्शन क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन इज मलिक काफूर किसका, उसको किसने खरीदा था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं कि उसको स्लेव किसका था। तब देखो गयासुद्दीन तुगलक का अगर टाइम पीरियड याद होना तो 1325 के बीच में था, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1310 तक था आई थिंक, या हाँ या 16 तक था, मतलब 10 में ही मान के चलूँ तो इस पीरियड में वो था। तो खिलजी से पहले तो है नहीं GST जो गयासुद्दीन तुगलक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हम कर देंगे। ठीक है, बचता है अलाउद्दीन खिलजी एंड नुसरत खान। अब देखिए सिंपल सोचिए, मैं तो मेरी प्रोबेबिलिटी हाई होती कि अलाउद्दीन पे मार देता, बट BPSC ने आंसर नुसरत खान दिया है, कुछ डिबेट या डिस्प्यूट की वजह से। अब नुसरत खान जो था आई थिंक वन ऑफ द जनरल्स था अलाउद्दीन खिलजी का, तो दैट्स वाई इसका आंसर ये होगा।
बट यहाँ पे कंफ्यूजन है और इट इज़ द बीपीएससी हु विल डिसाइड, मतलब बीपीएससी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि दे वेंट विद द नुसरत खान, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी को भी मार सकते थे, बट अगेन एक दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गया ना, एंड बचता है दो ऑप्शन जिसमें से आप एक को चूज़ कर सकते हो। अगर थोड़ी नॉलेज हो नुसरत खान के बारे में, वैसे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर है नॉलेज तो यू कैन गो विथ हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द ईयर वाज बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश। बहुत बेसिक क्वेश्चन, एक बार बस सोचिए कि बिहार जैसा राज्य, नदन बिहार पूरा फ्लड में डूबा रहता है, और जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी हाई होती है, और बिहार में कोसी, कितनी सारी रिवर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, मतलब कि जनरेशन का। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे जो मुझे लगता है, मैं अगर एग्ज़ाम हॉल में होता तो लेटेस्ट में मैं नहीं जाता, जो सबसे पुराना है उसमें जाता, क्योंकि बिहार इसी के लिए फेमस है, नदन बिहार इसी के लिए, मतलब कि नदियां हैं और तेज़ नदियां हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैं इसी के साथ जाता। एंड मैंने जब आंसर की देखा तो मुझे भी अचरज हुआ कि मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ वो वर्क कर रहा है, कि ये राज है ही इसी के लिए, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये भी ऑप्शन। अगर पता है तब तो इसके साथ जाओ ही, अगर नहीं भी पता है ना तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो ये वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। न्यू लैम्प्स फॉर द वर्ल्ड, अब देखो बुक वाला थीम बोला ना, अब देखो सिंपल है, सुरेंद्र नाथ आई थिंक बैनर्जी है, इन्होंने आई थिंक 2 किताबें लिखी, बंगाली एक लिखी थी और एक थी इंडिया, आई थिंक मेकिंग इंडिया एज ए नेशन इन मेकिंग, ऐसा ही कुछ बुक था इनका, अ नेशन इन मेकिंग, आई थिंक यही था बुक का नाम। तो ये न्यू लैम्प्स में मुझे दिखते ही नहीं है, एलिमिनेट करता जाऊंगा। देख दो, मोतीलाल घोष आपको पता है, आनंद बाजार पत्रिका, एबीपी, अभी जो एबीपी न्यूज़ देखते हो ना, उसका यही इन्होंने ही किया था, मतलब चैनल का नहीं किया था पर न्यूज़पेपर का किया था। मोर देन वन ऑफ द एबव, मैंने कहा कि इसको नेगेटिवली ही आपका अप्रोच होना चाहिए। बहुत जब लॉजिकल होते हैं ना क्वेश्चन में ऑप्शंस, तब हम इसके साथ जाते हैं। तो इन दोनों को हटाओगे तो बचते हैं अरविंदो घोष, और वैसे भी वो कहा जाता है कि रिवाइवलिस्ट थिंक करते, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। सोचिए जस्ट कि ओल्ड भारत सिविलाइजेशन है, उसके लिए नया लैम्प, इस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ आंसर यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम क्या होता है। एक क्वेश्चन सीएम इस पे आता है, थीम किसी चीज़ का, करेंट का। सिंपल सोचो, बस कुछ मत करो। इसमें देखो वर्डिंग, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, टुगेदर कहीं और है, ये टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड और ए पीसफुल वर्ल्ड, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, मतलब एक तो है नहीं, ठीक है। तो इसको अभी मतलब देखेंगे आगे। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, देखो ये थोड़ा कॉमन है, 2 ऑप्शन कॉमन है, बट यू नो सेलिब्रेट, लेट्स मूव देखो छोटा ही लगता है, बस लेट्स मूव, बस एक बार सोचो कि लेट्स मूव मतलब लॉजिक बनाता है, थोड़ा वजन डालेंगे ना उसमें, हम आगे भी बढ़ेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। तो एक और चीज़ देखिए, इन 2 ऑप्शन को, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये तो हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने जो ट्रेंड देखा है ना बीपीएससी ऑप्शन, जिस तरह से माइंड सेट उनका होता है, जिस तरह से ऑप्शन सेट करते हैं ना, तो मुझे यही समझ आया कि 2 जो क्लोजर वाले होते हैं ना, जैसे हमने देखा था एक कैनी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कब किया था नरेंद्र मोदी ने, 4था या 5वां क्वेश्चन था, तो उसमें 10 अगस्त था, तो उसी 10 अगस्त वाले में एक आंसर था। सेम गोज विद दिस ऑप्शन, लेट्स मूव एंड लेट्स मूव टुगेदर, सॉरी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये ज़्यादा कॉमन लग रहा है। अब यहाँ देखो, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड और मूव, लर्न, डिस्कवर, टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, समझ रहे हो।
तो थोड़ा ज़्यादा है। एक तो बहुत इतना थीम जो है ना उसको छोटा रखते हैं, तो सी ऑप्शन तो मुझे वैसे भी नहीं लग रहा है कि ज़बरदस्ती बड़ा बनाया जा रहा है। सिंपल रखना है, समझ आए और वजन होना चाहिए, ऐसे थीम बनाते हैं। तो सी तो मुझे इस हिसाब से एलिमिनेट तो मैं वैसे भी कर दूंगा। और दो ऑप्शन कॉमन है, तो आई थिंक आई शुड इन द एग्जाम वाली इफ आई डोंट नो द आंसर आई शुड गो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस विच आर कॉमन। ठीक है, सो दैट्स वाई आई विल अप्लाई द लॉजिक ऑफ लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये PYQ थीम है। कांग्रेस के 2 सेशन हुए बिहार में, 1912 में, 1922 में। 12 का प्रेसिडेंट, 22 का प्रेसिडेंट पूछेगा ही, या डेलीगेट्स कितने थे, हिंदू मुस्लिम कितने थे, इस तरह से BPSC क्वेश्चन बनाता है। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि 22 में CR दास थे एंड 1912 में मधुकर थे। ठीक है, सिंपल है। ओके, सो इसका आंसर ये है, आर्यन मधुलकर, सॉरी। वैसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ 4 ऑप्शन आप एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, बट आपने बिहार स्पेशल थोड़ा भी पढ़ा ना एंड PYQ थोड़ा भी किया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। अब बिहार स्पेशल में ना आपको मैं दिखाऊंगा कि कुछ क्वेश्चन कैसे मुश्किल होंगे। ये 14 सीक्वेंस वाला एक और क्वेश्चन है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। शेयर्स द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज सेक्टर, मतलब यहाँ पे ना बिहार लिखा हुआ है ना इंडिया लिखा हुआ है, तो मैं इंडिया ही अब सोचूंगा। ठीक है, अब GBA पूछ रहा है। देखो सिंपल है, अगर आप देखो ओवर द ईयर्स 55% के सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का होता है और 55% के आसपास होता है। ठीक है, एंड 17 से 18% मुझे याद है, मैं 2019 मतलब 20 से ही देख रहा हूँ ये एग्रीकल्चर का नेशनल लेवल पे मतलब कि ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन होता है। एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा, मैंने बोला ना 2 ऑप्शन सिमिलर होते हैं, उसी का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल फिर से दिखाऊंगा। अब इस 4 ऑप्शन में देखो 17.7 है, 2 सिमिलर, ये 18.7 है और ये, तो इसके चांसेस मतलब डिफरेंट हैं। अब एक और है 28.6 एंड 28.6, ये भी सिमिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन मैं कहूँगा कि 52.7% तो है नहीं, 55 के आसपास है। ठीक है, सर्विस सेक्टर, तो उस हिसाब से सबसे क्लोज मुझे यही दिखता है, और यहाँ सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू गो विद द ऑप्शन ए, और शायद यही आंसर है। 39 क्वेश्चन में देखते हैं कि इन विच सिटी बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। सिंपल मैं इसमें करूँगा कि डॉल्फिन जो है एक्वेटिक एनिमल है और मोस्टली गंगा में पाए जाते हैं। गंगा रिवर वाला लॉजिक सिंपल है। देखो गया सदर्न बिहार में इधर है, गंगा ये पास करती है बिहार को, डाइसेक्ट करती है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में बांटती। गया इधर है एंड दरभंगा इधर नॉर्दर्न पार्ट में, तो ये दोनों से गंगा पास ही नहीं करती, तो देयर इज़ अ वेरी लेस चांसेस कि इधर से डॉल्फिन वगैरह का कुछ होगा इधर, क्योंकि उसी में होता है। और अगर डॉल्फिन सेंटर बनाया जाएगा तो गंगा उधर से पास कर रही होगी, है ना, लॉजिकली सोचिए। बचता है पटना एंड मुंगेर, इन दोनों से गुजरती है। ठीक है, गंगा दोनों से गुजरती है, पटना रहा और ये मुंगेर रहा। अब एक चीज़ सोचना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक तो कैपिटल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और पटना में जितना लेंथ होगा ये सारी चीज़ें, वैसे डॉल्फिन सेंटर तो एक जगह लोकेटेड होगा, बट मेरा ज़्यादा मन करेगा कोई ऐसी नई चीज़ें जो शुरू की जाएगी और उसके पीछे कुछ रिवर वाला लॉजिक लग रहा है, तो मैं पटना के साथ, कैपिटल के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि वो एडवांस है इंफ्रास्ट्रक्चरली, और वहाँ पे पहुँचाना चीज़ों को या करवाना वो कंपेरेटिवली ईजियर है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़। तो इस हिसाब से आई विल गो विद द पटना। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिन्होंने भी 1 लाइनर पढ़ा होगा करंट अफेयर्स वो इसको सॉल्व कर देंगे।
40th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, एसिड एक्सटिंग्विशर। देखो एक सिंपल समझो, एक होता है डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ऑप्शन देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एक होता है जो कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है ना। 8th-9th का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, आप सबको पता है। कॉन्क वाले में पानी डालते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब हम पानी मिलाते हैं, मतलब पानी में एसिड डालते हैं, यही हमें खूब सिखाया जाता था, ठीक है। तो तब भी ये एक्सोथर्मिक होता था, मतलब कम हीट रिलीज करता था। और डाइल्यूट वाले में पानी एडेड है, मतलब वही ऐड कर दिया, तो इसमें ना कोरोसिव कम होता है, रिएक्टिव कम होता है, H+ आयन से इसमें कम होते हैं। तो हम ना इसी को यूज़ करेंगे। अगर कॉन्क वाले को यूज़ करेंगे ना, तो जिस वेसल में रखा है ना इस एसिड को, सल्फ्यूरिक को, उसी के साथ रिएक्ट कर लेगी। तो फिर जो पर्पस है फायर एक्सटिंग्विशर का क्या होता है, CO2 रिलीज करना, वही नहीं होगा। तो कॉन्क वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा डाइल्यूट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो CO2 + H2O बनाती है। हमें चाहिए CO2, दोनों में बन रहे हैं। बट मेरा जहाँ तक मानना है कि सोडियम कार्बोनेट भी बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। बेसिक इसको आप जरा सोचो, और अगर आपको याद है इन दो ऑप्शंस में से, अगर आपको याद है राइट कि क्या मतलब हो सकता है, बचपन में क्या पढ़ा था, तो आपका मन यहीं जा रहा होगा। मेरा यहीं गया था और यही आंसर है। सो दिस इज़ योर आंसर। वैसे ये पता होना चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं है ये बेसिक चीज़ों में, बट अगेन अगर नहीं है तब मैं उस केस में कह रहा हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज। देखो सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं तीनों, नन ऑफ द एबव, तो इसको अभी रहने देते हैं। देखो सिंपल सोचो, जिसमें स्प्लीनिक फीवर होता है, स्प्लीनिक फीवर मतलब ब्लड वगैरह से रिलेटेड कुछ है, स्प्लीन ब्लड का ही कहीं मतलब ब्लड से रिलेटेड है ना, जहाँ पे ब्लड प्रोडक्शन या इस तरह से चीज़ें होती हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। टाइफाइड जो है सिंपल है, पानी से होता है, कोलरा पानी से होता है, और इसमें हमें क्या होता है, फीवर वगैरह आता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऑड एंथ्रैक्स लग रहा है कि जो एक जूनोटिक डिजीज़ है, कि एनिमल से जो होते हैं ना उससे हमारे शरीर में आते हैं, मतलब इंसानों के शरीर में आते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट यही मुझे साउंड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू टाइफाइड एंड कोलरा से स्प्लीनिक फीवर होंगे, बहुत कम, रेयर चांसेस हैं। तो इसको आप खुद ये सोच सकते हो कि वी कैन गो विद द एंथ्रैक्स। मुझे नहीं पता एंथ्रैक्स से होता है कि नहीं होता है, बट एंथ्रैक्स का बेसिक मुझे पता है कि जूनोटिक है, ठीक है, जानवर से इंसानों में आता है। टाइफाइड एंड कोलरा बहुत बेसिक है, ठीक है। सो द आंसर इज एंथ्रैक्स ओनली। नेक्स्ट वन इज डिजीज भी वन ऑफ द थीम है बायो का, इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द जापान इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। अगर आपको इसका पता है तो बनाना है, वरना बहुत मुश्किल है। रीज़न बिंग की 2 जापान वाला दे दिया है और 2 इंडिया वाला दे दिया है। अब कैसे एलिमिनेट करोगे आप ऑप्शंस को, अगर नहीं पता है तो। यहाँ हो सकते हैं ना विशाखापत्तनम में, या वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। जापान है ना वेस्टर्न पैसिफिक, नदर्न वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट, और यहाँ भी हो सकता है। तो या तो पता है तो करो, वरना स्किप कर दो इसको, क्योंकि कहीं से भी एलिमिनेशन जनरल लॉजिक नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है रामकृष्ण मिशन। देखो सिंपल है, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के याद में बनाया गया है, और रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल वो कौन थे, विवेकानंद। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा लॉजिक लगाया, मुझे ईयर नहीं याद था, बट पॉलिटिकल चीज़ें मैं देखता हूँ, उसको सुनता हूँ, तो उसका कैसे मुझे फ़ायदा मिला। सो विद्यासागर इन 1890, कहीं से भी लॉजिक नहीं, कौन थे विद्यासागर मुझे पता भी नहीं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं विवेकानंद। मोर देन वन ऑफ द वे, एक साल में फाउंड होगा ना भाई, मल्टीपल साल में थोड़ी फाउंड होता है, तो ये तो फिर अगेन गया, बचता है ये तो। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत मुश्किल है इन दोनों को डिराइव कर पाना, ठीक है। 2 साल का फ़र्क है, हो सकता है 89 में भी हो, 97 भी हो सकता है।
बट मेरा जो लॉजिक है ना उसके बेसिस पे मैं कहूँगा, मैंने वन ऑफ द स्पीचेज ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी जो उन्होंने पार्लियामेंट में दे रहे थे, तो वो पुराना आर्काइव्स में निकाल के मैं सुनता हूँ कुछ पुराने लीडर्स के जो अच्छे मतलब वक्ता हैं, ठीक है, पुराने लीडर्स बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे, तो मैं सुनता हूँ। तो उसी में वन ऑफ द स्पीचेज में ना ही वाज सेइंग कि 1897 में जब नहीं, विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन बनाया था ना, उसके 50 साल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। तो कितने दूरदर्शी थे, इस तरीके से वो कुछ स्पीच दे रहे थे। तो अब मुझे 1897 बिल्कुल नहीं याद है या नहीं था, अब तो आंसर देख के पता चल गया कि यही है। बट वो जो स्पीच था ना 50 साल वाला, देखो कहाँ से क्या चीज़ें कनेक्ट हो जाती, ये चीज़ें आपने कहीं पढ़ी नहीं है, बट आपके इंटरेस्ट की वजह से आपके भी अलग अलग क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें हो सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरा वाला लॉजिक या मेरे थॉट, तो मैंने बोला ना एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट, वो हर सब्जेक्ट में हो सकता है, उसी को यूज़ करके आउट ऑफ 4 ऑप्शन से मैं यहाँ अपने बेस्ट ऑप्शन पे पहुँचता। तो मुझे ये याद था कि 50 साल वाला कुछ स्पीच दिया था, तो मैंने उसको माइनस किया तो 1897 आया, तो आई वेंट विद दिस, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम द बॉडी। तो देखो फंक्शन पे आता है, ये जो रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके फंक्शन पे क्वेश्चन पूछता है एक बीपीएससी। ये भी एक थीम है जिस पे क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। सो लेट अस सी नन ऑफ दिस, तो अगेन बहुत वीक ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ देम एंड नन ऑफ दिस बहुत रेयर केस में ही होगा, ठीक है। अब देखो विजिबल रेडिएशन, देखो विजिबल रेडिएशन से अगर दर्द ठीक हो जाता, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि कभी इसकी वजह से ये हो पाएगा। हाँ, उससे विटा डी मिलता है, ये तो ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बट विजिबल रेडिएशन से दर्द ठीक हो जाता है, हमने तो कभी नहीं सुना। सेकेंड इज यूवी रेडिएशन, आपको पता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ख़तरनाक है, वो जो स्किन पे पड़ता है, ओजोन का जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं आने देना, तो स्किन पे पड़ता है तो उससे सेलुलर लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं और कैंसर होता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काहे को कोई चाहेगा कि हमारे अपने शरीर पे पड़े। बचता है फिर इंफ्रारेड, सिंपल लॉजिक, ठीक है। देखो ये ऑप्शन कितने अच्छे से सरल बना देता है, मुझे नहीं पता है बट मेरे पास जो वही ना नॉलेज लॉजिक है उसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। देखो सिंपल है, संगम पीरियड में 3 डायनेस्टीज हुआ करती थी, एक तो ये चेरा है, मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, ये चोला है और ये पांड्या है। देखो अगर आपको याद हो, ये मोर देन वन ऑफ द में एक कैपिटल मोर देन वन वैसे हो सकता है, बट मैं यही कह रहा हूँ कि इसके चांसेस बहुत कम है, रेयर ही। अब इन 3 ऑप्शंस में देखो कि अगर आपको याद है कि संगम जो डिबेट डिस्कशंस हो रहा था, डिस्कशन या कांग्रेस हो रहा था, वो पांड्या किंग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे एंड पांड्या का कैपिटल था मदुरई। तो वो तो ये चेड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। कांचीपुरम, देखो कांचीपुरम जो है ना, अगर आप मैं ये मैप के हिसाब से जाऊँ तो कुछ पार्ट तमिलनाडु में है, इधर नदर्न सेंट्रल तमिलनाडु, और मोस्ट ऑफ द पार्ट केरला में है चेरा का। और देखो कांचीपुरम आपको पता है ना कि फेमस शहर है जो कि सिल्क वगैरह के लिए, और कहाँ है, तमिलनाडु में। मुझे नहीं पता किसका कैपिटल क्या है, बट आप एक बार सोचो कि आपको जब वाइब आता है, और मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया के ही पेपर इसको अटेम्प्ट करते हैं बीपीएससी का, तो अगर वो उनका जो थॉट प्रोसेस होगा उनको अगर मैं समझूँ तो मेरे लिए कांचीपुरम क्या होगा ना, तमिलनाडु का सदर्न जो पोर्शन होगा वहाँ होगा। तो सदर्न पोर्शन अगर होगा तो जस्ट इमेजिन कि इसको भी आप एलिमिनेट करोगे अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि चेरा किधर है, मतलब कि फिर बचता है सबसे लिस्ट फेमस करूवर, ठीक है, ठीक है। सो यू शुड गो विथ दिस ऑप्शन
कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास, जो कि 6-7 सेंचुरी एडी में बहुत ज़्यादा उन्होंने टेम्पल्स बनाया था इधर। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस आंसर पे पहुंच सकते थे। मदुरई होगा नहीं, कांचीपुरम होगा भी तो वो सदर्न साइड में होगा। एंड देन बचता है ये करूवर, और चेरा जो था इधर की ओर था, केरला साइड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बुक क्रिटिकल पॉलिसीज, गरीब हिंदुस्तान नाम है। बुक किसने लिखा था? नहीं, आई थिंक हाँ, लिखा किसने था और इसको बैन कर दिया 1980 में। ये बिहार स्पेशल पे न्यूज़पेपर, बुक्स, बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं बिहार स्पेशल में भी। एक तो मैं एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न का बता रहा था, उसके अलावा इस पे भी आता है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। बेसिक सोर्स में ये गरीब हिंदुस्तान बहुत कम चांसेस से मिलेगा, बट इस 4 अगर आपको पता है तो आंसर लिखो, नहीं पता है और आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अटेम्प्ट 130-140 के बीच में रखना है। तो आप क्या करोगे, कुछ कॉमन निकालोगे। निकल गया? इस नाम को देखो बहुत अलग है, इस नाम को देखो बहुत अलग है, बचता है ये। अब आउट ऑफ दीज 2 यू कैन थिंक कि एक के साथ जा सकते हैं अगर 50-50 है। आंसर इज मोहम्मद वाली हसन। देखो हसन कॉमन है। ठीक है, बीपीएससी आपको हिंट दे रहा है, इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो बिहार में क्या है ना, थोड़ा सा एग्रीकल्चर का रोल ज़्यादा है एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज। एंड जो बीच वाला सेक्टर है, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, उसका रोल कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री ही नहीं है ना। जो माइग्रेंट वर्कर्स बाहर जाते हैं, अगर इंडस्ट्रीज होती तो वो नहीं जाते, मतलब इतने इस मास लेवल पे नहीं होता। और फिर बचता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, सो लेट अस सी। अब देखो बिहार में एग्रीकल्चर का परसेंटेज मैंने ज़्यादा बोला, बट इतना 33% हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? एब्सर्ड नहीं है ये? सेम गोज 26%, मुझे नहीं लगता ये दोनों हो सकते हैं। बचता है 19-17। मैंने देखा अभी 17.7% जो था जीपीए में एग्रीकल्चर का पार्ट था, तो बचता है 19%। मेरे हिसाब से इसी के आसपास होगा। आई थिंक बीपीएससी हैज़ डिलीटेड दिस क्वेश्चन डिस्प्यूट की वजह से, बट मैं ऐसे ही इस लॉजिक पे पहुंचता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाय हाउ मच डिड द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 2017-18 टू 2023। देखो क्या हुआ ना कि जब कोविड आया तो वीमेन पार्टिसिपेशन एकदम से गिर गई थी। वैसे ये 18 से पूछ रहा है, 17-18 से 22-23 के बीच में, तो वो बहुत गिर गई थी। बट जैसे ही कोविड ओवर होता है, मतलब कि एक वेव ख़त्म होता है 21, उसके बाद सडन इंक्रीज होता है। ये PLFS करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, NSSO, या अब है NSO। ठीक है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, एकदम से स्पाइक किया था पोस्ट कोविड 1-2 साल में। तो अगर आपको पता हो, लॉजिकली अगर जाओ या ट्रिक वाइज जाओ, तो देखो 2 कॉमन है और इन्हीं 2 में से आंसर है। बट मुझे जहाँ तक याद है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता आ रहा हूँ लगातार, तो मुझे याद है कि 23% टू ज़्यादा स्पाइक किया था, 37%। तो आई वुड हैव गॉन विथ दिस ऑप्शन। ठीक है, और आंसर यही है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2024। सिंपल है, समिट पे एक क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं या रीजनल बॉडीज़ हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। अब इसमें मैं सिंपल है करूँगा। मुझे पता है कि 2024 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? कज़ान में। कज़ान है कहाँ? रसिया। तो ब्रिक्स का सिंपल है, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने लिया है, बट मुझे अगर पता है समिट कहाँ हुआ है तो इससे ईजिली यू कैन डिराइव द आंसर। कज़ान, रशिया। एंड जिस साल समिट होता है, जैसे इस साल ब्राज़ील के अभी मोदी जी आए ना, रियो डी जेनरियो से, तो ब्राज़ील में
हुआ है तो 1 जैन से लेके 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक ब्राज़ील विल बी द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है। आई होप कि ये आपको बहुत मदद मिला हो। रेस्ट 25 क्वेश्चन भी मैं छोटे से अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। अब मुझे ये जानना है कि क्या ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, क्या आप चाहते हो। पहले तो आप इसका फीडबैक दे दो देखने के बाद, और क्या आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को मतलब कि 17th का 13 दिसंबर वाला पेपर, 4 जनवरी वाला पेपर, या 69 बीपीएससी या 68 बीपीएससी को क्या मैं इस तरह से आके डिस्कस कर सकता हूँ अलॉन्ग विथ आवर बिलव्ड मेंटोर सूरज सर। वो भी आधा पार्ट करेंगे हर पेपर का, आधा मैं करूँगा। तो आप चाहते हो कि ये सीरीज चले, एंड कैसे लॉजिक का यूज़ करें हम, और कैसे हम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 2 ऑप्शंस पे पहले आते हैं, एंड फिर 2 ऑप्शंस में कुछ कॉमनैलिटी चीज़ें होती है या एलिमिनेट करना ईजियर होता है, तो उस पे हम पहुंच पाए और ये एप्टीट्यूड हम PYQ के थ्रू डेवलप करें। सो मैं आप लोगों का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, बस आप इसका रिव्यू कर दो, फीडबैक दे दो कि आपको कैसा लगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। इज़ इट हेल्पफुल, क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ऑप्शंस जो है ना डिराइव कर सकते हैं आउट ऑफ 4। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, एंड आफ्टर द फीडबैक आई विल एंड सूरज सर विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ सो दैट आपके लिए ईजियर हो पाए आपका BPSC प्रिपरेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।